27 अक्टूबर 1962 यूएस नेवी की नजर एक अनआइडेंटिफाइड सबमरीन पर पड़ती है जो कि क्यूबा देश के पास छुपी हुई थी। इस सबमरीन का नाम B-59 था और उसको सोवियत यूनियन उस टाइम के रशिया ने भेजा था एक टॉप सीक्रेट मिशन के ऊपर न्यूक्लियर वेपन्स के साथ। यूएस नेवी ने डिसाइड करा कि वो इस सबमरीन के ऊपर नॉन लीथल बॉम्ब्स ड्रॉप करेंगे जिससे कि इस सबमरीन को ऊपर आना पड़ेगा आइडेंटिफिकेशन के लिए। लेकिन दूसरी तरफ ये सबमरीन पानी के अंदर इतना डीप थी कि इसने बहुत दिनों से मॉस्को से कोई भी कॉन्टेक्ट एस्टेब्लिश नहीं करा था। एंड उस टाइम सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि वॉर सर के ऊपर मंडरा आ रहा था और इस सबमरीन के क्रू को कोई भी आइडिया था नहीं कि वॉर चालू हुआ है या नहीं। एंड जो यूएस नेवी ने बॉम्ब्स डाले पानी के अंदर उससे बहुत ही ज्यादा वाइब्रेशंस क्रिएट हुई और इस सबमरीन के क्रू ने इन नॉन लीथल बॉम्ब्स को एक अटैक के रूप में समझा। एंड आपको एक बार फिर से बता देता हूँ, इस सबमरीन के पास न्यूक्लियर बॉम्ब्स थे। सबमरीन के कैप्टन को लगा कि अब वो फूटने वाले हैं तो उन्होंने न्यूक्लियर अटैक ऑर्डर कर दिया एंड अब यूएसए के ऊपर न्यूक्लियर अटैक होने वाला था। लेकिन दोस्तों ऐसी क्या नौबत आई कि सोवियत यूनियन ने वहां पे वो सबमरीन भेजी एंड इसके बाद यूएसए ने क्या करा वो जानेंगे आज के इस वीडियो में, द क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। तो कहानी की शुरुआत होती है ऑल द वे बैक इन 1961 जब यूएस गवर्नमेंट ने टर्की और इटली के अंदर जुपिटर न्यूक्लियर मिसाइल्स रखवाई चाइना और रशिया को टारगेट करने के लिए मुश्किल वक्त के अंदर। एंड साथ ही साथ क्यूबा के ओरिजिन के लोगों की एक पैरामिलिट्री फोर्स बनाई क्यूबा को ही इन्वेड करने के लिए। क्यूबा सोवियत यूनियन का अलाय था प्लस वो यूएसए के इतना करीब था और उस टाइम पे कोल्ड वॉर चल रहा था एंड इसलिए 1961 नवंबर के अंदर ही यूएसए ने क्यूबा के अंदर टेररिज्म चालू कर दिया। इस सबसे सोवियत यूनियन यानी कि रशिया को डर लग रहा था क्योंकि यूएसए ये सब कुछ चाइना के अंदर भी स्टार्ट कर सकता था और चाइना उसका नेबर था। साथ ही साथ ये बात 1961 की थी जब चाइना एक गरीब और कमजोर देश था। इन सभी फैक्टर्स के चलते क्यूबा और यूएसएसआर जुलाई 1962 में एक मीटिंग करते हैं और नतीजा निकालते हैं कि यूएसएसआर क्यूबा के अंदर न्यूक्लियर वेपन्स रखेगा जिससे कि यूएसए क्यूबा को इन्वेड ना कर पाए। अब जिनको पता नहीं एक न्यूक्लियर वेपन पलक झपकते ही किसी भी सिटी को डिस्ट्रॉय करने की क्षमता रखता है जो कि जापान के हिरोशिमा और नागासाकी के साथ हुआ था। बैक टू टॉपिक। तो फिर 11 अक्टूबर 1962 को यूएसए का U-2 स्पाई एयरक्राफ्ट एक फोटोग्राफिक एविडेंस कलेक्ट करता है जिसमें कि न्यूक्लियर वेपन्स थे क्यूबा के अंदर एंड वो न्यूक्लियर वेपन्स सिर्फ 150 किलोमीटर दूर थे यूएसए से। इसका मतलब ये एक हाई अलर्ट सिचुएशन थी। एंड उस टाइम के यूएस प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी फॉरन एक मीटिंग बुलाते हैं जिसमें कि उनको एडवाइस करा जाता है कि एक एयर स्ट्राइक से इन न्यूक्लियर वेपन्स को खत्म करा जाए फॉलोड बाय इन्वेजन इन क्यूबा मेनलैंड। लेकिन काफी डिबेट के बाद डिसाइड करा जाता है कि नेवल ब्लॉकेड होगा यानी कि कोई भी और सोवियत रीइंफोर्समेंट्स क्यूबा में एंटर करने नहीं दी जाएगी। ये बात थी 11 अक्टूबर की। अब चलते हैं 22 अक्टूबर को। यूएस प्रेसिडेंट कैनेडी टीवी पर अनाउंस कर देते हैं कि अमेरिका ने सोवियत यूनियन की मिसाइल्स डिस्कवर कर लिए क्यूबा के अंदर। Good evening, my fellow citizens. This government, as promised, has maintained the closest surveillance of the Soviet military buildup on the island of Cuba. Within the past week, unmistakable evidence has established the fact that a series of offensive missile sites is now in preparation on that imprisoned island. इस सब से अमेरिका में न्यूक्लियर वॉर का पैनिक बढ़ गया। भारी गिरावट देखने को मिली स्टॉक एक्सचेंज में। साथ ही साथ मार्केट में बेसिक नीड्स का आइटम खत्म हो गया क्योंकि अगर वॉर आए तो लोगों के पास स्टॉक हो। पर 24 अक्टूबर 1962 की सुबह को न्यूज आती है कि एक सोवियत शिप वापस घूम गई और रवाना हो गई घर के लिए। इस न्यूज को सुनने के बाद यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट डीन रस कहते हैं कि वी आर आई बॉल टू आई बॉल एंड आई थिंक द अदर फेलो जस्ट ब्लिंक्ड। यूएसए वॉर के लिए प्रिपेयर कर रहा था लेकिन ऑन द इवनिंग ऑफ 26 अक्टूबर कैनेडी को लेटर आता है सोवियत लीडर खुशरेव का। लेटर में था कि अगर यूएसए अपना ब्लॉकेड खत्म कर देगा साथ ही साथ प्रॉमिस करेगा कि वो क्यूबा को इन्वेड ना करे तो यूएसएसआर भी अपने सोल्जर्स हटा देगा क्यूबा से। लेकिन गवर्नमेंट सिर्फ प्रेसिडेंट से चलती है नहीं। कैनेडी के ऑफिस में मेंबर्स क्यूबा को अभी भी इन्वेड करना चाहते थे और बोल रहे थे कि कोई भी कॉम्प्रोमाइज एक वीकनेस का साइन होगा। नेक्स्ट डे आता है 27 अक्टूबर और इस दिन को हिस्ट्री के अंदर ब्लैक सैटरडे के नाम से जाना गया है क्योंकि उस दिन कुछ ऐसे इवेंट्स हुए थे जिससे कि न्यूक्लियर वॉर चालू होते होते रह गया। स्टार्टिंग सुबह 6 बजे क्यूबा के लीडर कैस्ट्रो यूएसएसआर को लेटर लिखते हैं एक न्यूक्लियर स्ट्राइक अगेंस्ट यूएसए अर्ज करते हुए। उनको लगा कि यूएस इन्वेजन क्यूबा में अब तय हो चुका है और क्यूबा के सोवियत एलाइज को फर्स्ट लो देना चाहिए न्यूक्लियर स्ट्राइक करके। लेकिन खुशरफ को लग रहा था कि अभी भी टाइम है नेगोशिएशंस के लिए। वो कैनेडी को कहते हैं कि अगर यूएस अपनी मिसाइल्स टर्की से हटा देगा तो यूएसएसआर भी अपनी मिसाइल्स हटा देगा क्यूबा से। कहते हैं क्योंकि ये मैसेज रेडियो पर कम्युनिकेट करा गया था स्लो प्रोसेस ऑफ डिप्लोमेसी को बाईपास करने के लिए एंड इस मैसेज को पूरे वर्ल्ड ने सुना। फिर जब यूएसए ये ऑफर सुनता है तो उसको पता था कि ये काफी अच्छा ऑफर है क्योंकि टर्की में जो मिसाइल्स थी वो बेकार क्वालिटी की
थी और ये सिर्फ उनको ही पता था। एक हाई ऑफिसर ने उनको पाइल ऑफ जंक कहा, लेकिन टर्किश गवर्नमेंट ही डील मना कर देती और बिलीव करा जाता है कि नेटो की पावर कम हो जाएगी अगर इस डील को एक्सेप्ट कर लिया जाता है, क्योंकि फिर यूएसएसआर और भी डिमांड्स करेगा। उसके बाद 10 बजे अमेरिकन स्पाई प्लेन पायलट रुडोल्फ एंडरसन क्यूबन एयर स्पेस में एंटर करते हैं मिसाइल साइट्स को फोटोग्राफ करने के लिए, एंड ये चीज अटेंशन ड्रॉ कर लेती है सोवियत एयर डिफेंसेस की, और वो ऑलरेडी हाई अलर्ट पर थे। एंड अगर इस प्लेन को जाने दिया जाता तो यूएसए के पास इन डेप्थ नॉलेज हो जाती है सोवियत पोजीशंस की, एंड इसलिए इसको एक थ्रेट की तरह कंसीडर करा जाता है। एंड 2 मिसाइल्स फायर होती है प्लेन की तरफ, एंड ऑन द इम्पैक्ट ओनली पायलट मर जाता है। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस की फर्स्ट कैजुअलिटी हो जाती है। इसके बाद यूएसए रिप्लाई करता है कि वो इस डील को एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन टर्की में जो मिसाइल होगी वो सीक्रेटली रिमूव होगी, जिससे कि यूएसए के नेटो अलाइज ऑफेंड ना हो। एंड अगर ये ऑफर रिजेक्ट हो जाता तो यूएसए के पास कोई भी ऑप्शन बचता नहीं बट न्यूक्लियर वॉर। शॉर्टली इसके बाद वो होता है जिससे कि पूरा वर्ल्ड स्टेट ऑफ टेंशन में आ जाता है। यस, वो कॉन्फ्रंटेशन जो कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताई थी। न्यूक्लियर अटैक करने के लिए सबमरीन पर 3 ऑफिसर्स का अप्रूवल रिक्वायर्ड था, एंड 2 ने अप्रूवल दे भी दिया था, लेकिन तीसरे ऑफिसर वेस्ली आर्किपॉफ ये डिसीजन रिजेक्ट कर दिया, कहते हुए कि ये बॉम्ब शायद आइडेंटिफिकेशन के लिए होएंगे, एंड पूरे ह्यूमन काइंड को बचा लिया न्यूक्लियर बॉम्ब से। 2002 में यूएसए ने वेस्ली आर्किपॉफ को द मैन हु सेव्ड द वर्ल्ड का टाइटल दिया, एंड 27 अक्टूबर यहीं पे खत्म होता है और किसी को भी पता था नहीं कि अगले दिन क्या होने वाला है। क्राइसिस में ऑलरेडी एक कैजुअलिटी हो चुकी थी और न्यूक्लियर अटैक ऑलमोस्ट हो गया था। सब कुछ सोवियत लीडर खुशरफ के हाथ में था, या तो कैनेडी का प्रपोजल एक्सेप्ट कर ले या न्यूक्लियर वॉर। बट खुशरफ ने बहुत पहले ही सोच लिया था कि वो वॉर नहीं करेंगे, एंड रेडियो पर ब्रॉडकास्ट करते हुए 28 अक्टूबर की सुबह यूएसए का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेते हैं। 2 हफ्तों में सारी मिसाइल्स फिर से सोवियत यूनियन पहुंच जाती है। रॉकेट को फॉर्मली खत्म कर दिया जाता है, एंड टर्की में जो मिसाइल्स थे उनको सीक्रेटली हटा दिया जाता है 5 महीने बाद। खुशरफ और कैनेडी दोनों खुश थे, लेकिन बाकी लोग नहीं। क्यूबा के लीडर कैस्ट्रो गुस्से में थे क्योंकि ये डील उनके पीठ पीछे हो गई। यूएस मिलिट्री भी खुश थी नहीं, क्योंकि उनको वॉर चाहिए था। एज जनरल कर्टिस लेमे इस डील को डिस्क्राइब करते हैं as the greatest defeat in American history.